हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो इस वीडियो में आज क्लास 10th हिंदी क्षितिज गद्य खंड में बाल गोविंद भगत इस चैप्टर में जीवन परिचय और प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। सबसे पहले लेखक का जीवन परिचय। और बाल गोविंद भगत के लेखक कौन हैं? रामवृक्ष बेनीपुरी। जीवन परिचय। जन्म सन 1899 ईस्वी में। जन्म स्थान है गांव बेनीपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। शिक्षा 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त की थी। 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। पत्र पत्रिकाएं हैं तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनबाड़ी, नई धारा। इनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। रचनाएं हैं पतितों के देश में, चिता के फूल, अम्बपाली, माटी की मूर्तें, पैरों में पंख बांधकर, जंजीरें और दीवारें। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण इन्हें कलम का जादूगर कहा जाता है। निधन सन 1968 में। जीवन परिचय के बाद हम लोग कुछ शब्दों के अर्थ भी जान लेते हैं। शब्द संपदा में मझोला। मझोला का अर्थ है ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। कमली, कंबल। पतोहू, पुत्रवधू, पुत्र की स्त्री। रोपनी, धान की रोपाई। प्रातः काल की लालिमा। कुहासा, कोहरा। आवृत, ढका हुआ यानी आच्छादित। कुश, एक प्रकार की नुकीली घास। बोदा, कम बुद्धि वाला। संबल, सहारा। अब जानेंगे प्रश्नों के उत्तर प्रश्न अभ्यास में। पहला प्रश्न है, खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी किन चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे? उत्तर है, खेती बाड़ी से जुड़े बाल गोविंद भगत अपनी निम्नलिखित चारित्रिक विशेषताओं के कारण साधु कहलाते थे। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से खामखा झगड़ा मोल नहीं लेते और किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। किसी की चीज़ को नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। वे गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। वे उसे कबीरपंथी मठ में ले जाते और वह दरबार में भेंट स्वरूप रख लिया जाता। प्रसाद के रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। सेकंड प्रश्न है, भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो उत्तर है, भगत के इकलौते बेटे के मर जाने के बाद उनकी पुत्रवधू ही उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। यदि वह चली जाती तो बुढ़ापे में भगत के लिए भोजन कौन बनाता? बीमार पड़ते तो एक चुल्लू पानी कौन देता? इन्हीं सभी कारणों की वजह से भगत की पुत्रवधू उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। थर्ड प्रश्न है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावनाएं किस तरह व्यक्त की? उत्तर है, भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर बेटे का शरीर एक चटाई पर लिटा दिया, उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया। उसके ऊपर उन्होंने कुछ फूल, तुलसी दल तोड़कर बिखरा दिया। सिरहाने पर एक चिराग जला रखा था और उसके सामने जमीन पर ही आसन जमाए गीत गाए चले जा रहे थे। वही पुराना स्वर, वही पुरानी तल्लीनता। गाते गाते कभी कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते
और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते। वह कहते कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपनी प्रेमी से जा मिली। भला इससे बढ़कर आनंद की बात और क्या हो सकती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। भगत के व्यक्तित्व और उनकी वेशभूषा का अपने शब्दों में चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है बाल गोविंद भगत मझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर ही होंगे, बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता रामानंदी चंदन, जो नाक के ऊपर एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की माला बांधे रहते। अगला 5वां प्रश्न है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए अचरज का कारण क्यों थी। तो इसका उत्तर है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के लिए कुतूहल का कारण थी। वे अत्यंत सादगी, सरलता और निस्वार्थ भाव से जीवन जीते। उनके पास जो कुछ था उसी में काम चलाया करते थे। वृद्ध हो जाने के बावजूद भी अपने सिद्धांतों तथा आदर्शों का गहराई से पालन करते थे। भले ही स्थिति उनके अनुकूल ना हो, वह अकेले ही खेती करते थे तथा सर्दी में भी गांव से 2 मील दूर गंगा में स्नान करने जाते थे। वृद्धावस्था में होने के बावजूद भी उनमें फुर्ती की कमी नहीं थी। अगला है 6ठा प्रश्न पाठ के आधार पर बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है भगत कबीर के आदर्शों का पालन करते थे तथा उनके ही भक्ति गीत अपने मधुर स्वर में गाया करते थे। उनके कंठ की मधुरता इतनी मनमोहक थी, उन गीतों को जीवित कर देते थे, जिससे लोग मंत्रमुग्ध होकर उनको गुनगुनाने लगते थे। अगला 7वां प्रश्न है कुछ मार्मिक प्रसंगों के आधार पर बाल गोविंद भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। पाठ के आधार पर उन प्रसंगों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर है कुछ प्रसंग ऐसे थे जो बताते थे कि भगत प्रचलित सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते थे। जैसे भगत अन्य साधुओं की तरह भिक्षा मांगकर खाने के विरोधी थे। उन्होंने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद अपनी पुत्र वधू को पुनर्विवाह करने का आदेश दे दिया था, जबकि समाज में इसकी मान्यता नहीं है। भगत ने अपने पुत्र को मुखाग्नि अपनी पुत्र वधू से दिलाई, जबकि समाज में यह पुरुषों के द्वारा ही दी जाती है। अगला 8वां प्रश्न है धान की रोपाई के समय समूचे माहौल को भगत की स्वर लहरियाँ किस तरह चमत्कृत कर देती थीं। उस माहौल का शब्द चित्र प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां
एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू। तो आज के इस वीडियो में आप सभी को बाल गोविंद भगत इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। स्टोरी का वीडियो पहले पढ़ चुका है। स्टोरी जानने समझने के लिए आप लोग पूर्व वीडियो का अवलोकन करें। धन्यवाद।